हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इसके पहले के लेक्चर में लास्ट में बताया होगा हेलो अल्केन्स में समावयवता। तो हेलो अल्केन्स में समावयवता में मैंने आपको बताया होगा श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, इसके बारे में बताया होगा और केवल मैं हेलो अल्केन्स की बात आपसे किया हुआ था। आज हम लोग उसी समावयवता को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और अध्ययन करते हैं और उसके बाद फिर हेलो अल्केन्स में कार्बन और हेलोजन के प्रकृति के बारे में बात करेंगे। कार्बन हेलोजन बॉन्ड का जो प्रकृति होता है वो कैसा होता है और कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड कठिनाई से ब्रेक होगा, उन बॉन्ड की एंथैल्पी किन बातों पर निर्भर करती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग हेलो अल्केन्स का जो मैंने कल क्राइटेरिया, कल आपको तरीका बताया था कि कैसे हेलो अल्केन्स में समावयवियों की संख्या आप निकालोगे और कौन कौन सी समावयवता पाई जाती है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा हम ऐसे यौगिकों की बात करने चल रहे हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता हो और उसमें यानी ऐसे यौगिकों में कौन सी समावयवता पाई जाएगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम सभी लोग समावयवता की कड़ी में इस उदाहरण को लेते हैं। जैसे हमारा ये CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH और Cl है। इसमें आपसे ये पूछ दिया जाए कि इसमें कौन सी समावयवता बन सकती है, कौन सी समावयवता पाई जा सकती है, तो इसके लिए आप तरीका सीखिएगा, क्योंकि उदाहरण तो बदलते रहेंगे लेकिन तरीका जो होगा वो परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या करना, इसको पहला तरीका ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को आप ऐसे लिखो। उसके बाद इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन आप स्वेच्छा से अपने मन से जैसे भी चाहो वैसे लिख लो। और हमने Cl को लिखा, ये हमने कॉपी पर यानी बोर्ड पर हमने जो लिया हुआ है, अप लिया H और डाउन को हमने कर दिया Cl। इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक H लगा हुआ है, तो H को मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, अप, और फिर यहाँ आपका क्या हो गया, ये CH3 हो गया। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देना यहाँ पर कि अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो यहां पर बाधित घूर्णकता पाई जाती है, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोलते हैं इसको। कहने का मतलब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड अब ये घूम नहीं सकता, क्योंकि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड का विरोध करता है, यानी उसको घूमने नहीं देगा। इसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक है, रोटेशन नहीं होने देगा, इसलिए कहा जाता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बाधित घूर्णकता। ठीक है, यानी घूर्णकता क्या यहां पर है, बाधित है, अर्थात अब यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड घूमेगा नहीं। तो साफ साफ हो गया, जो समूह जैसे है उसी तरीके से वो बैठा रहेगा, अपने स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में जरा देखिए, अब यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ध्यान से समझिए कि एक एग्जांपल समझने की जरूरत है, उसके बाद आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा आप कितना बढ़िया प्रैक्टिस करते हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आपका ये रखा हुआ है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का तल ऐसे है, आप वहां से देख रहे हो, वहां से देख रहे हो, तल ऐसे दिखाई दे रहा है। अगर आप हवा में देखेंगे तो तल ऐसे दिखाई देगा। ये हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का तल। अब इस तल में आप क्या देख रहे हो, एक तरफ यहाँ CH3 लगा हुआ है, एक तरफ यहाँ H लगा हुआ है, इधर भी H लगा हुआ है, H लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक,
तो डबल बॉन्ड के तल के एक ही साइड यदि समान समूह उपस्थित, समान समूह, एक जैसा समूह उपस्थित हो, ठीक है, सेम सेम समूह यानी समान समूह उपस्थित हो, तो ऐसे समावयवी को हम नाम देते हैं सिस। तो इसका नाम हो जाएगा सिस। अब देखो हाइड्रोजन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन की श्रृंखला है, और एक नंबर पर कौन जुड़ा है आपका, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दो नंबर आपका ये हो गया, तीन नंबर आपका ये हो गया। यदि आप IUPAC नाम लिखना चाहते हो तो पहले क्या लिखोगे, सिस, और एक पर क्या लगा है, और सब नियम वही है, वन क्लोरो, ठीक है, वन क्लोरो। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, तीन के लिए क्या लिखते हो, प्रोप लिखते हो आप। क्या लिखोगे, प्रोप लिखोगे। ये प्रोप मैंने लिखा, ठीक है, प्रोप लिख दिया। उसके बाद अगर आप यहां पर एक नंबर देख रहे हो तो आप लिख सकते हो कि वन इन, प्रोप वन इन आपके द्वारा लिखा जा सकता है। या साधारणतः चूंकि कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओगे तीन कार्बन की श्रृंखला में तो हमेशा नंबर वन पर ही डबल बॉन्ड आएगा। तो यहां पर फिलहाल वन क्लोरो प्रोप वन इन आपके पास रखा हुआ है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। जरा ध्यान देना, आप एक समय होता ही हो गई। जब आपको सिस पता चल गया तो इसका अपने मन से एक ट्रांस बना सकते हो। कैसे बनाओगे, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का तल तो वही रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के तल में किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसके तल में कोई परिवर्तन जब नहीं होना है, जरा देखिए, अगर तल में परिवर्तन नहीं होना है तो आप इसको कैसे लिखोगे, कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां H रखो, यहां Cl रखो, एक कार्बन परिवर्तन करना है। एक कार्बन के सभी समूह को जैसे पहले वाले में है वैसे छोड़ दीजिए, दूसरे वाले में आप अब यहां पर क्या करो, H कर दो, और यहां क्या करो आप, CH3 कर दो, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये समान समूह आपका कहां चला गया, ये डबल बॉन्ड के तल के विपरीत हो गया, ठीक है, अपोजिट हो गया। जब ये विपरीत हो गया तो हम लोग यहां बोलेंगे कौन सा है, ट्रांस है। इसके लिए बोलेंगे हम लोग ट्रांस। नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल समावयवता में परिवर्तन, समावयवी में परिवर्तन हो गया, यानी ट्रांस, और नाम क्या रहेगा, वन क्लोरो प्रोप वन इन, मैंने ऐसे लिख दिया। क्या पाया गया यहां पर, अब अगर आपको सिस और ट्रांस की बात करते हो तो सिस और ट्रांस को हम ज्यामितीय समावयवता के नाम से जानते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें सिस और ट्रांस समावयवी पाए जाते हैं उनके इस घटना को ज्यामितीय समावयवता, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी अब हम लोग कहेंगे यहां पर क्या पाया जा रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पाया जा रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास यहां मौजूद है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या शर्त हो गया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक, और प्रत्येक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए। प्रत्येक की बात हो रही है, यानी इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से दो भिन्न समूह और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से भी दो भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए, ठीक, ये ध्यान देना। अब यह जरूरी नहीं है कि दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन को मिला करके समान समूह हो। अगर इत्तेफाक से समान समूह हैं तब आप सिस और ट्रांस नामकरण करोगे। तो इस चैप्टर के जो समावयवता की बात हम लोग कर रहे हैं, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ध्यान रखेंगे, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ध्यान रखोगे तो अब प्रत्येक डबल बॉन्ड वाले कार्बन से भिन्न भिन्न समूह जुड़े होने चाहिए, दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े होंगे तो वहां पर ज्यामितीय समावयवता पाई जाएगी, अर्थात ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग यहाँ पर पाएंगे, ठीक है। सिस और ट्रांस की बात हम लोगों ने कर लिया। अब मैंने यहां पर बोला कि इसमें कौन कौन सी समावयवता पाई जाएगी, तो एक क्या मिल गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहां पर पाई गई। दूसरा जरा देखो, हम उसी यौगिक को ऐसे लिख रहे हैं, यहां देखिए Cl
डबल बॉन्ड और CH2 मैंने कर दिया। ठीक है, देखिए आप मिला लीजिए, डबल बॉन्ड के स्थान में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ, श्रृंखला में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन क्लोरीन के स्थान में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? क्लोरीन के स्थान में परिवर्तन हो गया। इसलिए अब यहां पर क्या हो गया? इसका नाम क्या हुआ? 1 क्लोरो प्रोपीन या 1 क्लोरोप्रोप 1 इन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो। ठीक है, 2 क्लोरो, और यहां भी आपका प्रोपीन हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपीन। तो बात आती है कि इस यौगिक में कुल समावयवियों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सभी लोग 2 यहां पर बनाकर रखे ही हैं और 2 इनको काउंट कर लें तो 4 हो जाए? नहीं, क्या ध्यान देना है, जो ये नाम लिखा गया इसी का तो ये 2 समावयवता है, यहां पर 2 समावयवी पाए गए, इसी का 2, देखो नंबर 1 है ना, तो नंबर 1 वाले तो सब है यहां पर दोनों, तो नंबर 1 पर 2 समावयवी हैं, इसलिए यहां 2 आइसोमर 2 समावयवी काउंट करेंगे और एक इसका काउंट करेंगे, और यहां पर ज्यामितीय समावयवता नहीं पाई जाएगी। क्यों? डबल बॉन्ड कार्बन तो है, लेकिन इस कार्बन के पास 2 समान समूह हो गया, और शर्त क्या है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास 2 भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ज्यामितीय समावयवता पाई जाएगी। यानी इस प्रकार के यौगिक में ज्यामितीय समावयवता भी है और साथ ही साथ स्थान समावयवता है। तो इस यौगिक के कुल समावयवियों की संख्या जो यहाँ पर बनी, 2 ज्यामिति और एक जो है स्थान समावयवता के रूप में हो गया, यानी 3 समावयवी हमको देखने के लिए मिले। लेकिन याद रखें, यहां पर क्वेश्चन पर ध्यान देना, आपसे पूछा है कुल समावयवियों की संख्या, एक शर्त है। आपसे पूछा जाए कुल खुली श्रृंखला के कितने समावयवी बनेंगे, खुली श्रृंखला के समावयवी की बात अगर कर देगा तब तो आपके पास 3 हो गए, लेकिन कुल समावयवियों की संख्या की बात करेगा तो इसका मतलब हम बंद श्रृंखला के बारे में भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वहां पर रिंग बन सकती है, वहां रिंग बन सकती है। लेकिन मैं आपको ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, हम आगे लेकर नहीं जाऊंगा, यहाँ पर आगे लिखने के लिए आपको जो फिर कंपटीशन लेवल पर थोड़ा सा वो अलग चीज अलग तरीके से आपको बताया जाएगा। हम आपको इस लेक्चर में बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे आप इसको बना सकते हो। अब जब हम लोग यहाँ समावयवियों को निकाल लिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग एरोमेटिक की बात करते हैं। हालांकि एरोमेटिक की बात भी मैंने किया था, वहां पर स्थान समावयवता ये मैं आपको बता चुका हूं, स्थान समावयवता वहां पर पाई जाती है, पोजीशन आइसोमर वहां देखने के लिए आपको मिलते हैं। इन सब बातों के अलावा अब हम सभी लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं कि अल्किल है। देखो अभी मैं एरिल हैलाइड की बात नहीं कर रहा हूं, हेलो अरीन की बात अब नहीं करूंगा, अब केवल अभी मैं हेलो अल्केन की बात करूंगा, अर्थात अल्किल हैलाइड की बात करूंगा। तो अल्किल हैलाइड में कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड की प्रकृति क्या होगी, उस बॉन्ड का नेचर क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक की बात करते हैं। CX बॉन्ड की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, यहां पर नेचर ऑफ CX बॉन्ड प्रकृति। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब इसमें आइए थोड़ा सा क्लियर किया जाए। इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है, उस बॉन्ड को ऐसे आप ड्रा करो, और हम जानते हैं ये कार्बन है और ये हैलोजन है, और हैलोजन मतलब 7वां समूह है आवर्त सारणी में। 7वें समूह के तत्व
कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय होते हैं, अर्थात इनके अंदर कार्बन कार्बन और हैलोजन के बीच साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, तो अब यहां पर ये कौन सा बांड है? इस बांड को आप सिंगल बांड कह रहे हो। सिंगल बांड को और क्या नाम देते हो आप? सिग्मा बांड नाम देते हो आप। सिग्मा बांड के नाम से जानते हैं। अगर ये सिग्मा बांड यहां पर उपस्थित है तो सिग्मा बांड को बनाने में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं। अब देखिए, कार्बन की तुलना में हैलोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता अधिक होती है। इसके कारण यहाँ का सिग्मा इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा किसकी तरफ खिसका हुआ होगा? किसकी तरफ खिसका हुआ होगा? हैलोजन की तरफ खिसका हुआ होगा, जिसके कारण हैलोजन पर यह आंशिक ऋण आवेश और कार्बन पर आंशिक धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रभाव को हम सभी लोग प्रेरण प्रभाव कहते हैं, अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रेरण प्रभाव अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट के कारण कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर हो जाता है, ध्रुवी हो जाता है, अर्थात इसमें द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। यानी यहां पर डाइपोल मोमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो डाइपोल मोमेंट जो यहां पर देखने के लिए आपको मिल रहा है वो किसके कारण? तो आपका जवाब होगा प्रेरण प्रभाव के कारण, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरण प्रभाव के कारण CX बॉन्ड, प्रेरण प्रभाव के कारण CX बॉन्ड ध्रुवी क्या हो जाता है? ध्रुवी यानी पोलर हो जाता है। CX बॉन्ड क्या हो जाता है? पोलर हो जाता है, ध्रुवी हो जाता है। CX बॉन्ड पोलर, ध्रुवी हो जाता है, ध्रुवी हो जाता है। इसके पास क्या पाया जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, अर्थात CX बॉन्ड में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। और द्विध्रुव आघूर्ण के मान को निकालने के लिए म्यू बराबर Q इंटू R किया जाता है। और Q क्या है? आवेश है, और R दो पोल के बीच की दूरी, एक पोल आपका पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल, दो पोल के बीच की दूरी, ये आपका होता है Q इंटू R। हम निकालते हैं Q क्या है? आवेश है, और R क्या है? दो पोलों के बीच की दूरी को हम सभी लोग यहां पर R के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण निकालने का तरीका। फिलहाल आपके ध्यान में क्या बात रहनी चाहिए? आपसे पूछा जाएगा कि अल्किल हैलाइड में CX बॉन्ड की प्रकृति क्या होती है, तो आपका जवाब होगा CX बॉन्ड ध्रुवी होता है। किस प्रभाव के कारण? आपका जवाब होगा प्रेरण प्रभाव, अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट के कारण यह बॉन्ड ध्रुवी होता है। ओके, आइए अब हम लोग यहां पर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या बढ़ाना है देखिए जरा। Q और R क्या है? दूरी की बात कर रहा है, R दूरी की बातें कर रहा है। अब आप देखिए, हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चार होते हैं, और चारों की विद्युत ऋणात्मकता
ऊपर से नीचे जाने पर घटती है, अर्थात फ्लोरीन प्रबल ऋण विद्युतीय है, उसके बाद फिर क्लोरीन है, फिर उसके बाद ब्रोमीन है, फिर उसके बाद आयोडीन है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि अब हम सभी लोग अगर आगे बात करें, या ध्यान देना, एक बॉन्ड कैसा होता है, बॉन्ड ध्रुवीय होता है, बॉन्ड ध्रुवीय होता है। साथ ही साथ अब आपको ध्यान क्या रखना है, सी और एक्स में एक्स आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात हम लोग करेंगे, तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है क्लोरीन से, क्लोरीन की अधिक होती है ब्रोमीन से, ब्रोमीन की अधिक होती है आयोडीन से। इसका मतलब हम सभी लोग ये कल्पना कर सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं, अगर यहां सी एफ बॉन्ड होगा या सी सी एल बॉन्ड होगा, सी बी आर बॉन्ड होगा या सी आई बॉन्ड होगा, अगर ऐसे बॉन्ड आपके पास उपस्थित होंगे तो वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण की बात अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये बॉन्ड हमारा सी एफ बॉन्ड, सी सी एल बॉन्ड, सी बी आर बॉन्ड और सी आई बॉन्ड रखा हुआ है। विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे अधिक होती है, तो अब हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि यहां पर डाइपोल मोमेंट अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होगा, हाँ सबसे अधिक होगा। लेकिन आप यहां पर एक अपवाद के रूप में ध्यान में रखना कि यहां पर सी सी एल बॉन्ड का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है, और उसके बाद फिर सी एफ बॉन्ड का होता है। अब उसके पीछे कारण जान लीजिए कि यहां पर आयनिक करैक्टर अधिक होने के कारण ये सी और एक्स के बीच आकर्षण बल अधिक होगा, तो जिसके कारण सी और एक्स थोड़ा करीब आ जाते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, यहां पर बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम होता है, बॉन्ड लेंथ कम होता है, इसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहां थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो यहां पर जो म्यू होता है, म्यू बराबर 1.847 डी होता है, डी फॉर डिवाई, डिवाई जो है द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है, डीवाई द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, और यहां पर म्यू बराबर 1.863 डीवाई, यहां पर म्यू बराबर 1.83 डीवाई, और यहां पर म्यू बराबर 1.63 डीवाई होता है। अब आप देखिए यहां पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, ये घट रहा है, अर्थात फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर क्लोरीन के अपवाद को निकाल दिया जाए तो हम सभी लोग ये कह सकते हैं कि ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ हम जब जाएंगे तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पर कम होता है, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, जिसके कारण क्यू का मान यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, आवेश का मान यहाँ पर कम हो जाता है, जिसके कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पर घट जाता है। बात समझ में आ रही है? तो अब ये द्विध्रुव आघूर्ण की कहानी आपके पास रख दिया, द्विध्रुव आघूर्ण आपने लिख लिया यहाँ पर। अब उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण के बाद की जो कहानी बनेगी वो ये होगी, लेंथ की बात आप करोगे, बॉन्ड की लंबाई, बॉन्ड की लंबाई किसकी कितनी होगी। आप अगर डेटा की बात छोड़ दो, ना याद करो, डेटा याद करना अभी आपकी मजबूरी नहीं है, अभी आप ये समझ सकते हो कि जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ेगा, जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ेगा, सी एक्स बॉन्ड की दूरी बढ़ेगी, अर्थात बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो सी एक्स बॉन्ड की लेंथ किस बात पर निर्भर होती है, हैलोजन के आकार पर निर्भर होती है। जैसे जैसे हैलोजन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ कौन हो गया, यानी सी एफ। तो आप ये कह सकते हो हैलोजन का या हैलोजन के आकार, हैलोजन के आकार के बढ़ने के साथ, बढ़ने के साथ साथ हैलोजन के आकार के बढ़ने के साथ साथ सी एक्स बंध बंध की दूरी, जिसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है,
बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। यानी CX का अगर आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां CF, CCl, CBr और CI, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ इनका आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, CF का, ये CCl, CBr, I, ठीक है। अब इसके लिए हम सभी लोग एक दिमाग में बात ये रख सकते हैं कि यहां पर इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है ये बहुत ही कम, जिसको आप ये कह सकते हो कि बहुत ही कम होता है, लगभग 139 पीएम होता है इसका, 139 पीएम इसका बॉन्ड लेंथ होता है, यानी 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसका जो बॉन्ड लेंथ है क्लोरीन CCl बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वह लगभग 178 पीएम, पीएम मतलब पिकोमीटर होता है, यानी 178 एंगस्ट्रॉम आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, 178 एंगस्ट्रॉम इसका होता है। और CBr का 193 पिकोमीटर होता है, और इसको आप 1.93 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हो। और CI बॉन्ड जो होता है आपका ये 214 पीएम, यानी कि 214 पीएम, यानी 2.14 एंगस्ट्रॉम का ये बॉन्ड लेंथ देखने को मिलता है। यानी हेलोजन का आकार बढ़ने के कारण बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, ठीक है। अब देखो, बॉन्ड का लेंथ यानी बंध की दूरी जितनी अधिक होगी उस बंध को तोड़ना उतना ही आसान होगा। अर्थात CX बंध की बंध एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी बॉन्ड यानी बंध की दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती है, बंध दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती है। तो यहां पर अगले कड़ी में आप ये कहानी बना सकते हो, और क्या बना सकते हो वो आप यहां से देखें। CX बंध की दूरी, CX बंध की दूरी यानी कि बॉन्ड लेंथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ बंध एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी घटती है। बंध एंथैल्पी क्या होती है, घटती है। तो क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ अर्थात बंध की दूरी जितनी बड़ी होगी उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, वह बंध उतना कमजोर होगा। इसलिए CX बंध आपका जो है सबसे मजबूत, CF बंध आपका सबसे मजबूत होता है, और CI बंध सबसे कमजोर बंध होता है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हो, या देखिए CF, CCl, CBr, CI, ठीक है। अब इसमें सबसे मजबूत बंध CF, CL, और ये आपका, इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं बंध एंथैल्पी यानी बॉन्ड एंथैल्पी के घटते क्रम में, बॉन्ड एंथैल्पी के घटते
क्रम में, बंद एंथैल्पी के घटते क्रम में, ये कहानी आपके द्वारा यहां बनाई जा सकती है। अब उसके बाद हम सभी लोग ये कहेंगे इसके, यानी कि डेल एच और उसका किसका, CCl, तो इसको ऐसे लिखा जाए, डेल CCl H या CFH, यहां पर CF ले सकते हो आप, CF, और उसके बाद डेल CClH, उसके बाद डेल CBrH, उसके बाद डेल CIH। ये आपके पास, अब यहां पर बंद एंथैल्पी की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसका होगा, CF का होगा, फिर उसके बाद CCl का होगा, फिर CBr का होगा, फिर CI का देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहां पर जो वैल्यू होती है ये 452 किलो जूल पर मोल होती है। किलो जूल पर मोल में आपको देखने के लिए मिलेगा, किलो जूल पर मोल। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं थोड़ा स्पेस लेकर के, डेल CF H बराबर 452 किलो जूल पर मोल, ये इसका हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लिखोगे डेल CClH, ये आपका Cl के लिए लिखना है आपको, तो यहां पर हो जाएगा ये 351 किलो जूल पर मोल। अब आप देखिए यही दो में क्लियर हो गया कि यहाँ पर 452 अर्थात 452 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता हो रही है, उष्मा की आवश्यकता हो रही है इस बॉन्ड को, CF बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसके तुलना में, CCl बॉन्ड के तुलना में। ऐसे ही आपका डेल CBrH, ये वैल्यू और बहुत ज्यादा एकाएक गिर जाती है क्योंकि आकार में बहुत अधिक का परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पर जो वैल्यू आपको देखने के लिए मिलती है 293 किलो जूल पर मोल, ये आपको मिल जाती है। और उसके बाद फिर आपका डेल सी आई और ये एच, यहां तो और कम आपको देखने के लिए मिलती, बहुत अंतर मिल जाता है आपको। और ये वैल्यू आपकी होती है 234 किलो जूल पर मोल। ये एंथैल्पी, देखिए हम लोग जो इन लेक्चर को लिए, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कि अल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति में मैंने क्या बताया कि ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति क्यों होता है उसके लिए मैंने आपको बताया क्योंकि वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट अर्थात प्रेरण प्रभाव है, जिसके कारण वहां डाइपोल बनता है, द्विध्रुव बनता है, जिसके कारण CX बॉन्ड में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान हेलोजन में, हेलोजन परिवार में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, केवल CCl बॉन्ड एक अपवाद के रूप में है। और उसके बाद CBr और CI में जब जाएंगे तो CBr का द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है CI की तुलना में। अच्छा, अब अगर ये द्विध्रुव आघूर्ण की बात यहां हम लोगों ने किया तो CF बॉन्ड की द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम क्यों हो जाता है, तो आपका जवाब होगा कार्बन और फ्लोरीन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है, जिसके कारण CF बॉन्ड अधिक आयनिक हो जाता है और आयनिक होने की वजह से वहां आकर्षण बल बढ़ जाता है, तो आर की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। ऐसे भी कर सकते हो दूसरा कि फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, जिससे सीएफ बॉन्ड का जो दूरी है वो कम होता है, इसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण का मान वहां पर कम देखने के लिए मिलता है। उसके बाद क्लोरीन का CCl बॉन्ड के पास द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक देखने के लिए मिलता है। और इधर जो एंथैल्पी रखी गई है, आपसे पूछा जाएगा सबसे कमजोर बंद कौन सा है, तो आपका जवाब होगा CI बंद सबसे कमजोर होगा, क्योंकि इस बंद को तोड़ने के लिए केवल 234 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता होती है। और उसके बाद फिर आपका Br का है, फिर उसके बाद Cl का है, और उसके बाद फिर आपका सबसे मजबूत बंद आपका CF बंद होता है। ये हेलोजन के प्रकृति की बात हम लोगों ने किया, कार्बन हेलोजन बंद कैसा होता है।
आइए अब हम आपको थोड़ा सा इस पर एक कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करा दूं जो नोमेनक्लेचर है, समावयवता है, उसके आधार पर 2-3-4 क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन को कर लें तो उसके बाद हम लोग अल्किल हैलाइड के बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे कि अल्किल हैलाइड को हम कैसे बनाएंगे। तो आए जरा, कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। C5H11Br सूत्र वाले अल्किल हैलाइड अल्किल हैलाइड के अल्किल हैलाइड के कुल कितने समावयवी संभव हैं, कुल कितने समावयवी संभव हैं, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो आइए इसका हम लोग आंसर लेते हैं। 5 कार्बन है, तो आप तरीका सीखो। जितने कार्बन उसमें उपस्थित हो उतने कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला पहले बना लीजिए। ठीक है, लंबी श्रृंखला। तो इसमें पहला समावयवी CH3 CH2 CH2 CH2, ये Br लगा दिया। ये पहला समावयवी आपका तैयार हो गया। पहला समावयवी जो आपका तैयार हुआ, इस पर फोकस करिए। देखिए जरा, IUPAC नामकरण में मैंने आपको बता रखा था कि आप पहले लंबी कार्बन श्रृंखला चुने, उसके बाद हैलोजन को वरीयता देते हुए गणना प्रारंभ करें, अर्थात उस तरफ से गणना प्रारंभ करें जिस तरफ से हैलोजन पास पड़ता हो। तो यहां पर आप देखें, अगर इधर से करेंगे तो हैलोजन 5वें नंबर पर आएगा, और इधर से कर रहे हैं तो नंबर 1 पर आ रहा है। तो यहां पर 1 2 3 4 5, इसका क्या नाम लिखा, 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो, और सीधे 5 कार्बन का आपका पेरेंट है, तो क्या हो गया, पेंटेन हो गया। ठीक, अब आप क्या करना, श्रृंखला मत बदलिए, श्रृंखला में परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि आपके कार्बन की संख्या में वही। तो आप यहां देखिए 2, फिर वही श्रृंखला बनाओ। इस बार ब्रोमीन के स्थान को बदल दो, 1 से 2 पर बैठा दो। आप ब्रोमीन का स्थान 1 से 2 पर हो गया। ठीक है, 1 से 2 पर, 1 से 2 पर जब बैठाया तो अब वही नाम बदल जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया, 2 ब्रोमो पेंटेन। ध्यान से समझना इसको। अब कल मैं आपको प्रकाशिक समावयवता के बारे में बताया था कि अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले यह देखना कि आपके पास जो कार्बनिक यौगिक उपस्थित है उसमें असममित कार्बन है कि नहीं है, अर्थात कायरल कार्बन है कि नहीं है। तो यहां देखें, कायरल कार्बन पहचानने का तरीका, जिस कार्बन को आप टारगेट कर रहे हो उस कार्बन पर 4 भिन्न भिन्न समूह चाहिए। तो पहला समूह क्या हो गया, इस कार्बन को देखो, पहला समूह हो गया CH3, दूसरा समूह हो गया H, तीसरा समूह पूरा का पूरा ये उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, चौथा समूह की बात हो रही है, ये पूरा का पूरा समूह बन जाएगा, और चौथा Br हो गया। इसका मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, असममित, और उसके ऊपर हम लोग एस्टर बना दिए, ये आपका स्टार बना करके छोड़ दिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 ब्रोमो यानी 2 ब्रोमो पेंटेन के पास कुल समावयवियों की संख्या हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी इसके कुल कितने, यहां पर क्या काउंट करेंगे, एक समावयवी काउंट करेंगे, एक आइसोमर, यहां पर 1 आइसोमर काउंट करेंगे।
क्योंकि इसमें प्रकाशिक समझौता नहीं पाई जाएगी, क्योंकि इसके पास असममित कार्बन उपस्थित नहीं है। इसके पास कुल समावयवियों की संख्या कितना काउंट करेंगे आप, यहां पर 2 करेंगे, यानी 2 आइसोमर। इसके पास 2 आइसोमर होंगे, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो होगा और एक क्या हो जाएगा, लाइवो हो जाएगा। किसका, 2 ब्रोमो पेंटेन का। उसके बाद अब हम सब लोग तीसरे पर चलते हैं। फिर एक बार क्या करो, ब्रोमीन का स्थान बदलो आप, ब्रोमीन का स्थान बदल दीजिए। ब्रोमीन का स्थान अगर आपने बदला तो यहां देखिए हो जाएगा CH2 CH Br CH2 और CH3, ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें तो यहां क्या हो गया, 1 2 3 या 1 2 3 किधर से भी आप गणना कर सकते हो। तो क्या नाम हो गया, 3 ब्रोमो पेंटेन। क्या हो गया, 3 ब्रोमो पेंटेन। इसके पास असममित कार्बन अर्थात कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह वाला समूह, ये वाला समूह देखो, ये वाला C2H5 बना रहा है और इधर भी आपका C2H5 बना रहा है, दो समान समूह हो गए। इसके पास असममित कार्बन नहीं है, इसलिए यह प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित नहीं करेगा। इसका मतलब इसके समावयवी की संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई, यानी 1 आइसोमर ये हो गया। अभी तक हम लोग श्रृंखला परिवर्तित किए बिना, श्रृंखला परिवर्तित किए बिना क्या कर लिए, कुल आइसोमर की संख्या कितना निकाल लिए, 4 निकाल लिए। 4 समावयवी हम लोगों ने निकाल लिया। अब श्रृंखला में परिवर्तन करेंगे, ठीक है, यानी कार्बन की श्रृंखला जो 5 की है, अब उसको हम लोग 4 की करने वाले हैं। तो आइए हम चलते हैं चौथे नंबर पर। तो यहां पर श्रृंखला 4 कार्बन की बनाइए। हाइड्रोजन के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे आप, हाइड्रोजन का जो स्थान है वही रहने दीजिए, CH2 और आपका ये Br हो जाएगा। अब 4 कार्बन की श्रृंखला जब आपने बना दिया तो 4 कार्बन की श्रृंखला में आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पर ये मैंने क्या किया, CH लिया, ठीक, और ये हमने क्या कर दिया, CH3 कर दिया, ठीक है, CH3। अब आप देखिए 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, मेथिल प्रतिस्थापी हो गया और Br तो आपका प्रतिस्थापी के रूप में है ही। तो अब नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग मैंने आपको कल या इसके पहले के लेक्चर में बताया कि आप Br के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फाबेट में लिखेंगे 1 ब्रोमो 3 मेथिल, 1 ब्रोमो 3 मेथिल, और 4 कार्बन की श्रृंखला है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। 4 कार्बन की श्रृंखला इसलिए नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अब उसके बाद देखो, इस मेथिल के स्थान को बदल दो, मेथिल के स्थान को यहां कर दो, तो 5वें नंबर पर आ जाएंगे आप, CH3 CH2, CH यहां कर दीजिए आप CH3, और ये आपका CH2 Br हो गया, ये बन गया। अब यहां पर आप क्या करोगे, कुल समावयवी जो आप निकाल रहे हो, इसमें देखो ध्यान से समझना, अभी आपको बता रहे हैं यहां पर संख्या निकालने के लिए। अब यहां क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल और 4 ही कार्बन है, ये हो जाएगा आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर संख्या काउंट किया जाए। यहां देखिए इस कार्बन पर मेथिल मेथिल है, 2 समान समूह हो गया। अगर 2 समान समूह हो गया तो वहां पर प्रकाशिक समझौता नहीं पाई जाएगी, यानी इसको आप क्या लेंगे, 1 आइसोमर लेंगे। यहाँ 1 आइसोमर, यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ पर मेथिल लगा हुआ है, यहाँ पर H लगा हुआ है, यहाँ पर इतना समूह है और ये इतना समूह है, 4 अलग अलग समूह हो गए। 4 अलग अलग समूह एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो कार्बन कैसा हो गया, कायरल हो गया, असममित कार्बन हो गया। अब ऐसे में इसके पास एक डेक्स्ट्रो हो जाएगा और एक लाइबो हो जाएगा, यानी यहां पर कुल समावयवी कितने हो जाएंगे, 2 आइसोमर हो जाएंगे, 2 आइसोमर ये बन गया। अब आप देखिए मजेदार बात आपके सामने, श्रृंखला आपने बदला, ब्रोमीन के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो आपके पास कुल समावयवी अभी कितने बन गए, एक यहां से बने, 2 यहां से बने, 3 समावयवी आपको देखने के लिए मिले। अब उसके बाद आइए थोड़ा सा देखिए, श्रृंखला वही रहने दीजिए, श्रृंखला वही रहने दीजिए, ब्रोमीन के स्थान को बदलिए, यानी ब्रोमीन के स्थान को बदलना है। एक बार आपने क्या किया, मेथिल के स्थान को बदला, अब ब्रोमीन के स्थान को परिवर्तित करना है।
हाँ, ब्रोमीन के स्थान को परिवर्तित किया जाए। आइए चेक करते हैं इस वाले यौगिक से। तो हमारे पास ये हो जाएगा, 6 नंबर की बात करेंगे, CH3CH, यहां पर हो गया CH3, ये हो गया CH2, और ये था आपका CH2Br, ये आपने बनाया हो पीछे, ठीक है। तो अब इसका यहां पर क्या करना है, Br के स्थान को बदल देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां CH लगाएंगे और ये Br लगा दिया और ये CH3 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर नाम क्या होगा, 1 2 3 4, यानी 2 ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अब इसके कितने समावयवी होंगे, देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक Br है, इससे जुड़ा हुआ एक H है, इससे जुड़ा हुआ CH3 है, और इसी से जुड़ा हुआ पूरा ये समूह है। इसका मतलब ये कार्बन हमारा कैसा हो गया, असममित कार्बन हो गया। इसका मतलब कुल आइसोमर यहाँ कितने हो जाएंगे, 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, 2 आइसोमर्स हो गए, यानी 2 यहां पर समावयवियों की संख्या हो गई। यूपी बोर्ड एग्जाम में इतना टफ प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाएगा, उसमें मुख्य रूप से श्रृंखला को लेकर के ही पूछा जाएगा, इसके कितने श्रृंखला समावयवी होंगे, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लिया आपको लेंदी करने के लिए, थोड़ा समझा दे कैसे निकालते हैं। इसमें 2 फायदा हो रहा है, एक श्रृंखला बनाना आ जा रहा है, एक प्रकाशिक समावयवता निकालना आ जा रहा है, और उसके बाद IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के तौर पर मिल जा रहा है। अच्छा, अब उसके बाद इसी में 7वें नंबर की बात करो, Br को खिसकाओ, और ये हमारा हो गया CH3, ये हो गया हमारा CH3, यहां हो गया Br, इधर क्या बचा आपका CH2, और क्या हो गया, ये CH3 हो गया। अब नंबरिंग पैटर्न आपका यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। यहां क्या था, 1 2 3 एंड 4 था ये। अब यहां देखिए 2 पर क्या है, 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ही क्या है, 2 पर आपका मेथिल है, और 4 कार्बन की श्रृंखला है, वो तो आपका हो जाएगा क्या, ब्यूटेन। ये मिल गया, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने कर दिया। अब हमने ब्रोमीन के स्थान को परिवर्तित किया, और किसमें परिवर्तित किया, इस वाले यौगिक में। इस वाले यौगिक में ब्रोमीन के स्थान को परिवर्तित करने के बाद हमने कुल वहां समावयवियों की संख्या निकाला। अब हम इस वाले यौगिक की बात करेंगे, यहां पर चेक किया जाए तो क्या होगा, जरा देखिए, यानी कि हमारा 8वें नंबर पर चलना हमको, CH3 CH2CH CH3 CH2Br ये लिया गया है। अब यहां Br के स्थान को बदलना है, तो Br के स्थान को बदलेंगे हम, तो देखिए क्या हो जाएगा, Br का स्थान 1 से 2 करना है, तो यहां हमारा क्या हो जाएगा CH3, और यहां क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। अब जरा मिलाइएगा, यहां देखिए ये वाला केस, ये वाला केस, ध्यान से समझिएगा, ये वाला केस, ये वाला केस क्या है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन है, यानी अब इसका यहां पर ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पीछे हम लोग यहां पर ड्रा कर चुके हैं। अब आइए Br को और खिसकाइए, Br को और खिसकाए, 9 नंबर पर हम प्रैक्टिस में ला रहे हैं। यहां कर दिया CH3, यहां कर दिया हमने क्या Br, और ये हो गया आपका CH3, और यहां पर हो गया CH3, क्या होगा 2 ब्रोमो 3 मेथिल, इधर देखो 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन के रूप में आपके पास, यानी हम ऑलरेडी इसको ड्रा कर चुके हैं, ये भी संभव नहीं होगा। हम श्रृंखला परिवर्तित करने के बाद कुल समावयवियों की संख्या निकाले। अब श्रृंखला 4 कार्बन की जगह पर 3 कार्बन बनाते हैं, 3 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं, हमारे पास 2 हो जाएंगे हमारे बाहरी, यानी ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, 3 कार्बन की श्रृंखला बना दिया। कुल 5 कार्बन आपको चाहिए, 3 कार्बन की श्रृंखला हमको चाहिए, तो 3 कार्बन की श्रृंखला में देखिए यहां पर ये हो गया कहानी, ऐसा बन गया। तो 3 कार्बन की श्रृंखला अगर आप ले रहे हो, तो 3 कार्बन की श्रृंखला में 2 मेथिल साइड में आ जाएंगे, हमारे पास क्या मिलेगा, 1 ब्रोमो 2 2, 2 बार मेथिल है, 1 2 3, 2 2 डाई मेथिल, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। और इस यौगिक का बड़ा फेमस नाम है, इसको नियोपेंटाइल ब्रोमाइड कहते हैं, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं।
नियोपेंटाइल ब्रोमाइड का ये आपके पास रख दिया गया। अब इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे तो पीछे कोई न कोई एक समावयवी आपके पास आ जाएगा। तो आइए पीछे चलते हैं। कुल समावयवियों की संख्या, यहाँ मिला 1, यहाँ मिला 2, 2 मिला, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 ये हो गया 7, और यहाँ 2 मिला, 7 2 9, और यहाँ मिला आपका 1 ना, 1 हो गया, 9 1 10। तो 10 समावयवी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कुल समावयवी, कुल समावयवी बराबर कितने हो गए, ये हो गए 10। 10 समावयवी आपके पास यहाँ तैयार हो गए। ठीक है, इस तरीके से ऐसे समस्या को आप हल कर सकते हो। और हम सभी लोग इस चैप्टर में धीरे धीरे और अंदर जब बढ़ रहे हैं तो और इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और जैसे वो इंटरेस्टिंग में क्या मिलेगी कि हम कैसे अल्किल हैलाइड को बनाते हैं, अल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से इनको बनाया जा सकता है, उसके बाद इनके गुण क्या होते हैं उसके बारे में, और उसके बाद इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के पर मेरा मेन फोकस रहेगा, उसका अध्ययन किया जाएगा यहाँ। ठीक है, आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपके सामने वीडियो प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। और मेरा आपसे इतना ही केवल निवेदन है कि आप अपने मित्रों में वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। आप सभी लोगों को बहुत ही अधिक फायदा इस चैनल से होगा। हम हर चैप्टर वाइज हर एक चीज़ें यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करेंगे, टॉपिक वाइज आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग एक मास एकेडमी ऐप है कोचिंग का, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। सभी लोग वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर हो करके आप सभी लोग वहाँ से भी अध्ययन कर सकते हो। वहाँ पर जेई लेवल पर और नीट लेवल की आपको केमिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। उस लेवल पर कैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो वो चीज़ आपको बताया जाएगा। बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको ढेर सारे प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे। ठीक है, अब हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में हैलोअल्केन्स के बनाने की विधियों को लेकर के।